सोनिया की शादी उसके माँ-बाप की पसंद से हो रही थी। उससे छोटी 4 बहनें और भी थीं। इसीलिए तो रिश्ता आने पर माँ-बाप ने लड़के के खानदान के बारे में अच्छी तरह जांच-पड़ताल किए बगैर ही ईश्वर का धन्यवाद किया और 1-2 मुलाकातों के बाद ही मंगनी कर दी। लड़के वालों ने मंगनी के बाद जल्दी ही शादी की रट लगा दी। उनके अनुसार उनका बेटा साहिल उनका इकलौता बेटा था और वो जल्द ही अपने घर बहू लाना चाहते थे। दहेज के लिए भी उन लोगों ने मना कर दिया था। इसलिए सोनिया के माँ-बाप ने बिना किसी जद्दोजहद के शादी की तारीख दे दी थी। वो लोग वैसे तो बहुत अच्छे थे, मगर सोनिया की माँ कुछ उलझी हुई सी रहती थी, क्योंकि साहिल के माँ-बाप की शक्ल आम लोगों से थोड़ी अलग थी। उनकी आंखें गहरी पीले रंग की और नाक जरा लंबी और होंठ बहुत ही लाल रंग के थे। यही बात सोनिया की माँ को अजीब लगती थी। एक दिन उसने सोनिया के पापा से इस बारे में बात की तो उन्होंने सोनिया की माँ को डांट दिया कि कमाल करती हो, तुम्हारी सोच को सलाम है। अब हम इसलिए उन्हें शादी से इनकार कर दें कि उनकी शक्ल तुम्हें पसंद नहीं? सोनिया की माँ ने शर्मिंदगी से कहा कि इनकार न करें। मैंने कब कहा कि इनकार कर दो? मैंने तो बस ऐसे ही एक बात की थी कि उनकी शक्ल आम लोगों से थोड़ी अलग है। सोनिया के पापा ने कहा, शक्ल बनाने वाला तो ऊपर वाला होता है, हम कौन होते हैं उसमें कमियां निकालने वाले। शादी वाले दिन जो लोग बारात के साथ आए थे उनकी शक्ल भी साहिल के माँ बाप से अलग नहीं थी। सबकी सब वही पीली आंखें, लाल लाल होंठ और लंबी सी नाक थी। हाँ, मगर साहिल की शक्ल सूरत किसी शहजादे से कम नहीं थी। आंखें नॉर्मल थीं, नाक भी ठीक थी, लेकिन होंठ जरूर गहरे लाल थे जो उसके गोरे रंग पर बहुत ही खूबसूरत लगते थे। हाफ वाइट शेरवानी में वो चांद से उतरा कोई शहजादा लग रहा था। सोनिया भी कुछ कम नहीं थी। दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। विदाई के समय सोनिया को साहिल के साथ पिछली सीट पर बिठाकर उसकी सास खुद आगे बैठ गईं और सोनिया के ससुर कार ड्राइव करने लगे। बाकी बारातियों की गाड़ियां उनके पीछे आ रही थीं। कार घर के सामने जाकर रुकी तो सोनिया की सास उसका लहंगा संभालते हुए उसे अंदर ले गई। सोनिया ने आंखें इधर उधर घुमा घुमा कर अपने घर को देखा। बहुत ही प्यारा घर था, लेकिन घर में कोई भी सजावट नहीं की गई थी, सिर्फ उसका कमरा ही सजा हुआ था। साहिल की माँ ने उसे आराम करने को कहा और चली गई। काफी देर गुजर गई। सोनिया ने समय देखा, रात का 1 बज रहा था। कैसे अजीब लोग हैं, खाना तक नहीं दिया और ये साहिल कहाँ रह गए, उसने सोचा और बेचारगी से लहंगा समेटते हुए खुद ही उठकर बाहर आ गई। शादी वाले घर में मेहमानों की चहल पहल की बजाय पूरे घर में सन्नाटा फैला हुआ था। वो हैरानगी से इधर उधर देखते हुए घर में घूमने लगी और बड़बड़ाने लगी, कहाँ चले गए सब लोग? शादी वाले घर में कब्रिस्तान जैसी खामोशी है। नई नवेली दुल्हन के साथ क्या कोई ऐसा व्यवहार करता है? भूख से उसकी जान निकली जा रही थी। किचन नजर आया तो वहां घुस गई। अभी वो खाने के लिए कुछ ढूंढ ही रही थी कि किसी के कदमों की आहट उसको सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो साहिल खड़ा था। साहिल को देखते ही वो एकदम से हड़बड़ा गई। साहिल से ही उसकी पहली मुलाकात थी। जब साहिल शादी से पहले उसको देखने आया था तो दोनों ने बस एक नज़र ही एक दूसरे को देखा था। साहिल ने सोनिया से पूछा, सोनिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोनिया अपनी तेज होती सांसों को संभालते हुए बोली, वो मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए यहाँ किचन में कुछ खाने को तलाश में चली आई। साहिल ने माफी मांगते हुए कहा, ओह अभी तो घर में खाने को कुछ नहीं होगा, बाजार भी बंद हो गया होगा। सोनिया ने मुंह बनाकर कहा, कोई बात नहीं, मैं सुबह खा लूंगी। साहिल ने प्यार से किचन में खड़ी सोनिया को देखा। साहिल ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले गया और उसे बताने लगा, तुम्हें ये पुराना और वीरान सा घर देखकर डर लग रहा होगा शायद, लेकिन पूरी दुनिया में ये मेरे लिए सबसे पसंदीदा जगह है। बहुत सुकून मिलता है मुझे इस घर में। सोनिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। इस घर में अजीब सी दहशत थी। आंगन में पुराने पेड़ों का एक झुंड था। एक बड़ा सा आंगन था, 3 कमरे थे। साहिल ने सोनिया को अपने और भी करीब कर लिया। सोनिया अपने आप में ही सिमटती जा रही थी और तभी साहिल ने उसे कसकर बाहों में भर लिया। फिर सोनिया भी उसकी बाहों में पिघलती चली गई। पूरी रात कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला। सुबह दोनों लेट उठे थे। लंच के बाद साहिल फौरन ऑफिस चला गया। सोनिया सामान सेट करने के बाद लेट गई। उसकी आंखें अभी अभी लगी ही थीं कि उसने महसूस किया कि जैसे उसके आसपास कोई मौजूद है। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि जैसे 6 दुल्हनें एक आदमी के आसपास खड़ी आपस में झगड़ रही हैं। सोनिया ने आदमी का चेहरा देखा तो वो साहिल था। सब उसे बाजू और कंधों से पकड़कर अपनी अपनी तरफ खींच रही थीं और बोल रही थीं, ये मेरा पति है, नहीं ये मेरा पति है, तुम छोड़ो ये मेरा पति है। सोनिया इन सब के बीच से साहिल को खींचने की कोशिश कर रही थी और बोली, तुम सब पीछे हटो, ये मेरा पति है। सब ऊंची ऊंची आवाज में झगड़ने लगी थीं
और तभी सोनिया की आंख खुल गई। सामने अब कोई भी नहीं था, सब कुछ साफ हो चुका था। सोनिया को लगा शायद ये मेरा सपना था। शाम को जब साहिल आया तो उसने अपना सपना सुनाकर मासूमियत से कहा, साहिल आप दूसरी शादी तो नहीं करेंगे ना? ये सुनकर साहिल जोर जोर से हंसने लगा। तुम भी ना सोनिया, बिल्कुल पागल हो। सोनिया ने गुस्से से घूरा तो उसका हाथ थामकर उसे अपनी मोहब्बत और वफा का विश्वास दिलाने लगा। रात को दोनों एक दूसरे में देर तक खोए रहे। रात के 2 बजे के करीब सोनिया शावल लेकर आई तो साहिल सो चुका था। वो आईने के सामने खड़ी होकर बाल संभालने लगी। अब वो भी सुहागन हो चुकी थी। उसे अपना रंग रूप और भी निखरा हुआ महसूस हो रहा था। आईने में बरामदे वाली खुली खिड़की नजर आ रही थी। वहां एक लड़की उसे घूर रही थी, जिसके फीके से चेहरे पर लंबे लंबे कट लगे हुए थे, जैसे ब्लेड या चाकू से लगाए गए हों। सोनिया एकदम से घबरा गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, खिड़की में झांका, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसने दोबारा आईने में देखा तो वो लड़की अब फिर मौजूद थी। सोनिया ने गौर से देखा, ये उन्हीं लड़कियों में से एक थी जो दुल्हन बनी साहिल को अपना पति बता रही थीं। सोनिया ने चीखते हुए साहिल को जगाया। साहिल ने लाइट ऑन करके देखा, बाहर कोई भी नहीं था। सोनिया को डरा हुआ देखकर उसके बाल सहलाने लगा और फिर थोड़ी ही देर में सोनिया रिलैक्स होकर सो गई थी। सुबह जब उठी तो साहिल उसके लिए नाश्ता बनाकर ले आया था। उसे अपनी किस्मत पर गर्व होने लगा कि कितना अच्छा और प्यार करने वाला पति मिला था। नाश्ता करते हुए उसने देखा कि उसके बाजू पर 1-2 इंच लंबा कट लगा हुआ था, जिसमें से खून निकलकर अब सूख चुका था। साहिल की नज़र उसके बाजू पर पड़ी तो वो तड़प कर रह गया। सोनी, ये क्या है? सोनिया ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा, पता नहीं ये चोट मुझे कैसे लग गई, शायद मेरी चूड़ी टूट के लग गई होगी। साहिल नाश्ता छोड़कर उठा। उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा। उसकी चिंता देखकर सोनिया ने कहा, कुछ नहीं है, मुझे जरा सा कट है और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा। आप प्लीज नाश्ता करें, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। साहिल ने अच्छी तरह जख्म देखा, ज़्यादा गहरा नहीं था तो उसे कुछ तसल्ली हुई। उसके बाद ऑफिस चला गया। ऑफिस जाने के बाद सोनिया घर की सफाई में लग गई। उसने महसूस किया कि जैसे पूरे घर में एक अजीब सी बदबू फैली हुई है। उसने सोचा कि साहिल इस घर में अकेला रहता है, इसलिए साफ सफाई न रखने की वजह से घर में गंदगी और बदबू फैली हुई है। सोनिया सोचने लगी, धीरे धीरे मैं पूरे घर को साफ कर लूंगी। सोनिया ने किचन के सामान की एक लिस्ट बनाई और किसी स्टोर की तलाश में घर से बाहर निकल आई। रास्ते में एक औरत गली में खेलते हुए बच्चों में से अपने बच्चों को निकाल कर उनको डांटते हुए घर ले जा रही थी। सोनिया ने उस औरत से पूछा, आंटी, यहाँ पास में कोई किराने की दुकान है क्या? उस औरत ने खुशमिजाजी जाहिर करते हुए उसे एक दुकान का पता बता दिया और उससे पूछने लगी, क्या तुम इस मोहल्ले में नई आई हो? सोनिया ने जवाब दिया, जी हम कल ही आए हैं। गली के नुक्कड़ पर ये जो काले गेट वाला मकान है, हम वहीं पर रहते हैं। आप किसी दिन हमारे घर आइएगा, हमें बहुत खुशी होगी। उस औरत ने हैरत से सोनिया को सर से पांव तक देखा, जैसे वो किसी और ही दुनिया की हो, इस दुनिया की ना हो। क्या तुम उस घर में रहती हो? सोनिया ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया तो वो औरत एकदम से डर गई और डरकर अपने बच्चों को लेकर तेज तेज भागती हुई वहां से चली गई और अपने घर में घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सोनिया उसकी हरकत पर परेशान हो गई। दुकान से वापस आते हुए सोनिया के कानों में अजान की आवाजें आने लगीं। आवाज से लग रहा था कि मस्जिद कहीं पास ही है। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, आवाज आना एकदम से बंद हो गई। उसे हैरत हुई। उसने दोबारा बाहर जाकर सुना, अजान की आवाज अब भी आ रही थी। शाम को साहिल आया तो सोनिया ने पूरे दिन की कहानी साहिल को सुना दी और कहने लगी, साहिल, इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। साहिल ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब किया और उसके बाल कान के पीछे करते हुए कहा, तुम घर से बाहर क्यों गई थीं? पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। जो सामान मंगवाना हो मुझे बता दिया करो। और इस घर में कोई भी समस्या नहीं है, बस पुराना है इसलिए थोड़ा अजीब लगता है। उस दिन के बाद से सोनिया कभी भी घर से बाहर नहीं गई। तन्हाई में घर के अंदर उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता था, मगर वो वहम समझकर नज़रअंदाज कर देती। वो साहिल के ख्यालों में उलझी रहती, जिसे पाकर उसे दुनिया जहान की सारी खुशियां मिल गई थीं और वो इस नशे में खोए हुए अपने आसपास छोटी मोटी आहटें भी महसूस नहीं करती थी। हर गुजरते दिन के साथ उसके शरीर पर छोटे छोटे कट की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। उसे अकेले में अपने माँ बाप और बहनों की भी याद आती। इसलिए एक बार साहिल से फ़ोन पर घर बात करने को कहा तो साहिल ने बताया कि इस इलाके में सिग्नल नहीं आते। वो ये सोचकर खुद को समझाने बैठ गई कि कुछ दिन की बात है, फिर मैं साहिल से कहूँगी कि मुझे मेरे मम्मी पापा से मिला कर ले आओ। और उधर उसके माँ बाप और बहनें उससे मिलने उसके घर आ गए, जहाँ उसके सास ससुर रहते थे, मगर वहाँ तो ताला लगा हुआ था। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि वहाँ तो कोई भी नहीं रहता।
इस घर में पिछले 5 साल पहले एक फैमिली रहती थी, जिनके बाहर मुल्क में शिफ्ट होने के बाद से ये घर बिल्कुल खाली है। सोनिया के माँ बाप रिश्ता तय करने से पहले साहिल को देखने इसी घर में आए थे। साहिल और उसके माँ बाप का नंबर भी बंद जा रहा था। वो लोग बहुत ज़्यादा चिंता में थे। सोनिया के माँ बाप को किसी अनहोनी का एहसास होने लगा और इसी चिंता में वो अपने घर लौट आए। धीरे धीरे सूरज डूब चुका था और अंधेरा चारों तरफ फैलने लगा था और साहिल अभी तक घर नहीं आया था। सोनिया किचन में खाना बना रही थी। अचानक उसे लगा जैसे बहुत सारे लोग धीरे धीरे आपस में बातें करते हुए किचन की तरफ बढ़ रहे हैं। उसने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए। उसी पल 6 लड़कियां किचन के दरवाजे के सामने पहुंच चुकी थीं। उनके रंग गहरे पीले थे, कपड़े फटे हुए थे, जिसमें से उनके चेहरे समेत पूरे शरीर पर लगे हुए कट साफ नजर आ रहे थे। सोनिया ने फटी फटी आंखों से उनको देखा। ये तो वही लड़कियां थीं जो उसे सपने में दुल्हन बनी साहिल को अपना अपना पति बोलते हुए नजर आई थीं। वो सब सोनिया की तरफ बढ़ रही थीं और भारी आवाज में एक साथ बोल रही थीं, भाग जाओ यहाँ से, अब भी समय है, साहिल से दूर चली जाओ, उसे बिना बताए भाग जाओ, साहिल से बहुत दूर चली जाओ ताकि वो तुम्हें ढूंढ कर वापस न ला सके। इससे पहले कि वो सोनिया के करीब आती, सोनिया ने जल्दी से कांपते हाथों में चाकू उठाकर लहराया, दूर हो जाओ मुझसे, मेरे पास मत आना। वो लड़कियां देखने में इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थीं, वो तो कोई आत्माएं लग रही थीं। चाकू देखकर वो डरकर पीछे हटने लगीं। जैसे ही सोनिया को वहां से निकलने की जगह मिली, उसने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। उन सबकी आवाजें गेट तक साफ सुनाई दे रही थीं। वो कह रही थीं, भाग जाओ, वापस मत आना, तुम्हारे पास अब भी मौका है, ये मौका हाथ से मत गवाओ। सोनिया भागते हुए गेट तक पहुंची और तभी साहिल से टकरा गई, जो इस वक्त घर में दाखिल हुआ था। उसे इतना परेशान देखकर वो बौखला गया। उसके कुछ पूछने से पहले ही सोनिया बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई। वो उसे लेकर कमरे में आ गया। सोनिया को जब होश आया तो वो इस घर में 1 मिनट के लिए भी रुकने को तैयार नहीं थी। साहिल ने बेबसी से कहा, सोनिया प्लीज मेरी मजबूरी समझो, 40 दिन से पहले हम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हें वहम हो गया है, इस घर में लड़कियां कहाँ से आएंगी भला। सोनिया ने अपने शरीर पर लगे बेशुमार कट उसे दिखाते हुए कहा, ये देखो साहिल, ये जरूर उन्होंने ही किया है मेरे साथ, उनके अपने शरीर पर भी ऐसे ही निशान हैं। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, आप प्लीज मुझे मेरे मम्मी पापा के घर छोड़ आए, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, यहाँ जरूर आत्माओं का बसेरा है। साहिल ने उसकी बात झुठलाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम रात को ज्वेलरी पहनकर सोती हो इसीलिए ये कट लग गए होंगे। सोनिया मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे तुम्हारी दिमागी हालत पर शक होने लगा है। शायद तुम्हें अकेले रहने की आदत नहीं है, इसलिए तनाव और वहम पाल रखे हैं तुमने। मैं अपनी मम्मी को यहाँ बुला लेता हूँ, अब तो ठीक है ना। सोनिया ने कहा, ठीक है। सोनिया ने सोचा कम से कम मेरी सास यहाँ पर होंगी तो मुझे इतना डर नहीं लगेगा। रोते रोते सोनिया सो गई थी। साहिल धीरे से दरवाजा बंद करके बाहर आया और पेड़ों के झुंड के नीचे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आंखें बंद करके धीमी आवाज में बोलने लगा, अय मेरी रानी तशनिगा, अकाल ताकतों की मलिका, शैतान की महान पुजारन, तूने अब तक मेरा साथ दिया है, वैसे ही अब भी मेरी मदद कर। मेरी ताकत अभी इतनी नहीं कि उन 6 लड़कियों की भटकती हुई आत्माओं को सोनिया से दूर रख सकूं। वो उसे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही हैं। तू ही है जो उनको रोक सकती है। मेरी मदद को जल्दी पहुँच। अपना संदेश रानी तक पहुँचाकर वो कमरे में चला आया। सोनिया बेखबर सो रही थी। साहिल भी उसके बराबर बेड पर लेट गया। सुबह सोनिया बीते वाले हादसे के बाद डर के मारे बिस्तर से नहीं निकली थी। साहिल ने उसे नाश्ता भी कमरे में लाकर दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो साहिल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। उसने दरवाजा खोला। सामने वही औरत खड़ी थी जो सोनिया के घर साहिल की मां बनकर रिश्ता लेकर गई थी। साहिल ने झुककर उस औरत के पैर छुए और बोला, मुझे पता था मेरे बुलाने पर आप जरूर आएंगी। ऐ रानी तशनिका, मुझे आपकी मदद की जरूरत थी। मेरा अमल पूरा होने में सिर्फ 11 दिन रह गए हैं। ऐसे में अगर सोनिया को उन भटकती हुई आत्माओं ने हकीकत बताकर भगा दिया तो मेरी सालों की मेहनत बेकार चली जाएगी। रानी तशनिका ने ममता भरे शब्दों में कहा, तू मेरे बच्चों जैसा है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ सोनिया तेरा 7वां और आखिरी शिकार है। उसके बाद तेरा अमल पूरा हो जाएगा और शैतान देवता तुझे काली ताकतों से माला माल कर देंगे। तेरे दिल की सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर, उन लड़कियों की आत्माओं को मैं कैद कर देती हूँ। ताकतें मिलने के बाद तू खुद सोनिया समेत इन सबको हमेशा के लिए इस कैद से रिहाई दे देना। साहिल उसे अंदर ले गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस औरत के आगे अपनी जान बिछा देता, जिसके दिल में इंसानियत के लिए जरा भी रहम नहीं था, जिसने काली ताकतों के बलबूते पर अनगिनत मासूमों की जान ली थी।
उस औरत ने साहिल को माँ बनकर पाला था और अब वो उसे शैतान देवता का खास चेला बनाने में मदद कर रही थी। सोनिया, ये देखो कौन आया है। उसने कमरे में जाते ही तशनिका की तरफ इशारा करके ऐलान किया। सोनिया खुशी के मारे उस औरत से लिपट गई। मम्मी जी, कैसी हैं आप? शुक्र है आप आ गईं। मैं तो साहिल से कह रही थी कि मुझे आप लोगों के पास छोड़ आए। उस औरत ने सोनिया के माथे को चूमते हुए कहा, अरे मेरी बच्ची कितनी कमजोर हो गई है, कुछ खाया पिया करो, अपना ध्यान रखा करो। दोनों बातों में लग गईं तो साहिल ऑफिस का कहकर बाहर चला गया। तशनिका जब से आई थी घर का माहौल अब ठीक हो गया था। वो लड़कियां अब सोनिया को नजर नहीं आती थीं, मगर सोनिया दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उसका शरीर पीला पड़ता जा रहा था और उसके शरीर पर अनगिनत छोटे छोटे कट लग चुके थे। आंखों के आसपास काले गड्ढे और उसकी रंगत पीली पड़ गई थी। वो औरत अपनेपन के दिखावे के लिए तो बहुत उसका ध्यान रखती थी। उसे जूस और फ्रूट खूब खिलाती थी। सोनिया उस औरत के आने से बहुत खुश थी, क्योंकि घर का माहौल अब बहुत ही अच्छा हो गया था। घर में अब उसे डर नहीं लगता था। वो अंदर से बहुत ही रिलैक्स फील करती थी, क्योंकि वो इस घिनौने खेल से बेखबर थी जो उसके साथ खेला जा रहा था। अब 40 दिन पूरे होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे। साहिल सोनिया को सुलाकर तशनिका के पास बैठा जहरीले शब्दों में कहने लगा, बस 3 दिन बाकी हैं रानी, उसके बाद मैं इंस्पेक्टर सज्जाद शाह को एक भयानक सजा देकर उसका किस्सा ही खत्म कर डालूंगा। उसने मेरे माँ बाप को फांसी के फंदे तक पहुँचाया था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना है। अगर उसके पास रूहानी ताकतें न होती तो अब तक मैं उसे मौत के घाट उतार चुका होता। उसके पास भी बहुत ही ताकतें हैं, उसकी वजह से मैं लावारिस हो गया। अगर तुम मुझे न संभालती तो गलियों में मैं मर मिटा होता। तुम मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर हो तशनिका। उसके सर पर हाथ फेरने लगी। सोनिया उधर बेड पर लेटी हुई है और अचानक ही उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। उस कमरे में 6 और लड़कियां जंजीरों में जकड़ी रोते हुए उससे कह रही थीं, हमने बहुत कोशिश की थी तुम्हें बचाने की, लेकिन तुम्हारी किस्मत में भी हमारी तरह बर्बादी लिखी थी। हम एक बुरी आत्मा बनकर इस मकान में भटकते रहते हैं। अब तुम भी हमारे साथ एक आत्मा बनकर इस मकान में भटकती रह जाओगी। सोनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई भयानक सपना देख रही हो, लेकिन उसने खुद को चूंटी काट कर देखा। वो हकीकत की दुनिया में थी। उसने अपने होंठ धीरे से हिलाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर तभी उसकी आंख खुल गई। ये सच में एक सपना ही था। उसका शरीर जैसे बेजान हो चुका था। साहिल को करीब बैठा देखकर उसने मरी मरी सी आवाज में कहा, साहिल मुझे उन लड़कियों जैसा नहीं बनना। साहिल प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं। साहिल ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बस 2 दिन और मेरी प्यारी सोनी, फिर हम वापस चले जाएंगे और तुम्हारे मम्मी पापा से भी मिलेंगे। सोनिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी आंखों के सामने अपने माँ बाप और बहनों के चेहरे आने लगे। साहिल ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, सो जाओ सोनी, और फिर खुद भी सो गया। जैसे ही रात के 3 बजे साहिल की आंख एकदम खुल गई। वो उठा और बाहर चला गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटी साइज का शीशे का गिलास और एक चाकू था। उसने कुछ पढ़कर सोनिया के सर से पांव तक फूंका, जिससे सोनिया पर बेहोशी की कैफियत तारी हो गई। और फिर उसके पैरों से कंबल हटाया और चाकू से पैर के तलवे पर 2 इंच लंबा कट लगा दिया, जिससे कि खून की एक धार निकली, जिसे साहिल ने गिलास में भर लिया। फिर उससे थोड़ा सा एक और कट लगाया। जब तक गिलास भर नहीं गया वो कट लगाकर खून निकालता रहा। फिर उसने बेड के नीचे से एक बैग निकाला और उसमें से एक खोपड़ी निकाली और आंगन में लगे पेड़ों के झुंड के नीचे एक गोला बनाकर खोपड़ी उसके अंदर रख दी और फिर खून का गिलास उस खोपड़ी के ऊपर रखकर उसके सामने बैठ गया और आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगा। कुछ मिनट बाद उसने आंखें खोलीं और खून का गिलास उठाकर पी लिया और फिर बहुत ही आज्ञाकारी से दोनों हाथों में खोपड़ी उठाकर वापस बैग में रखकर अंदर जाने के लिए पलटा तो तशनिका को पीछे खड़े पाया। मेरे बच्चे, तेरी ये लगन देखकर शैतान देवता तो खुश होंगे ही होंगे। तूने उनकी सेवा करने में और उनको खुश करने में अपने जमीर और अपने अंदर की इंसानियत को भी ख़त्म कर दिया है। तू बहुत आगे तक जाएगा। देवता का सच्चा पुजारी है तू। साहिल ने उसके हाथ चूम लिए और कहा, मुझे जिंदगी देने वाली रानी, मेरे पास चाहे जितनी भी ताकतें आ जाएं, मैं हमेशा तेरा ही गुलाम रहूंगा। तू मेरी माँ से बढ़कर है। तशनिका ने मुस्कुराकर उसके गाल पर हाथ फेरा। जीता रहे मेरे बच्चे। साहिल के जाने के बाद वो जोर से हंसी। इसीलिए तो तुझ पर इतने एहसान किए हैं कि तू उनके बोझ के तले दबा रहे। तेरी माँ औलाद की चाह में मेरे पास आई थी। मैंने उसे शैतानी ताकतों से मदद लेने की सलाह दी थी। उसने मेरे कहने पर शैतान देवता को 7 नवजात बच्चों को दिया था
और जिससे खुश होकर देवता ने तुझे उसकी झोली में डाल दिया था। तुझ पर शैतान की खास कृपा है। बस तेरे अंदर की सारी अच्छाइयों को ख़त्म करना था जो मैंने कर दिया है। अब तू शैतान देवता का खास चेला बन जाएगा। अब बस कल रात का इंतजार है मुझे। उधर इंस्पेक्टर सज्जाद शाह तकिए से टेक लगाए किताब पढ़ रहे थे। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर कोई कमरे में दाखिल हुआ और बहुत ही आज्ञाकारी से सर झुकाकर कहा, जी पापा जी, आपने बुलाया मुझे। सज्जाद शाह ने किताब एक तरफ रखकर कहा, आज रात मैं आपके दोस्त कबीर के घर गया था। उसके पापा से काम के सिलसिले में कुछ ज़रूरी बात करना थी। मुझे कबीर ने बताया कि आप उसके मोहल्ले की किसी लड़की पर नज़र रखे हुए हैं। निहाल ने दिल ही दिल में कबीर को कोसते हुए माथे का पसीना साफ करके बोलने के लिए मुंह खोला, मगर आवाज़ नहीं निकल सकी। उसने खांस कर गला साफ किया और बोला, नहीं पापा जी, मैंने कोई गंदी नज़र नहीं रखी उस लड़की पर। बस एक दिन कबीर से मिलने गया था तो वो लड़की गली में नज़र आई थी। बहुत ही मासूम और बहुत ही अच्छी लड़की लगी थी। इसीलिए कबीर से ऐसे ही उसके बारे में कभी कभार पूछ लेता हूँ। मुझे अपने ख़ानदान की इज्जत का बहुत ख्याल है, ये तो आप जानते ही हैं। मैंने आज तक कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया। सज्जाद शाह उसका चेहरा गौर से देखकर उसके दिल की कैफियत समझ गए और प्यार से बोले, मैंने कबीर के माँ बाप से उस लड़की के ख़ानदान के बारे में मालूमात ले ली है। वो बहुत ही शरीफ लोग हैं। आप तैयार रहिएगा, हम लोग कल ही रिश्ता लेकर जाएंगे उनके घर। निहाल का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो अपनी खुशी को दबाते हुए बोला, ठीक है पापा जी, जैसा आपका हुक्म। कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। सज्जाद शाह मुस्कुराकर किताब पढ़ने बैठ गए। उससे अगले दिन दोनों लड़की वालों के घर गए और अपने आने का मकसद बयान किया। लड़की के माँ बाप के चेहरे पर कुछ चिंता की लकीरें दौड़ गईं। उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि हम लोग अभी रिश्ता नहीं कर सकते। सज्जाद शाह ने इनकार की वजह जाननी चाही तो लड़की के बाप ने बताया कि उन्होंने 1 महीने पहले ही अपनी बड़ी बेटी की शादी की है और उसके ससुराल वालों ने धोखा किया है, किसी और के घर को अपना कहा और शादी के बाद उनकी बेटी को लेकर गायब हो गया है। पता नहीं उनकी सोनिया किस हाल में होगी। आज तक हमारी सोनिया का कोई सुराग नहीं मिल सका। पता नहीं उनके इरादे क्या थे जो शादी के दूसरे दिन ही गायब हो गए। इसीलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। पुलिस भी हमारी मदद नहीं कर रही। सज्जाद शाह ने इस मामले पर सोचते हुए कहा कि आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलें। मैं एक रिटायर्ड पुलिस अफसर हूं और ईश्वर की कृपा से मेरे इतने अच्छे संबंध हैं कि बहुत जल्दी आपकी बेटी तक पहुंच जाएंगे और ईश्वर ने चाहा तो आपकी बच्ची एकदम सुरक्षित होगी और इस मामले को निपटाने के बाद ही हम आगे का मामला तय करेंगे। सोनिया के माँ बाप उनके साथ पुलिस स्टेशन चले गए और केस के बारे में सारी जानकारी दी। वो अपनी बेटी की शादी की तस्वीरें भी लिए गए थे जिसमें उसका पति और सास ससुर भी थे ताकि पुलिस को उन्हें ढूंढने में आसानी हो। सज्जाद की नज़र उन तस्वीरों पर मौजूद लड़की की सास पर पड़ी। ये चेहरा उनके अतीत के पर्दों पर छपा हुआ था। वो रूहानी ताकत में भी माहिर थे। इस मामले को समझने के लिए उन्होंने अंधेरा होते ही तन्हाई में एक अमल करना शुरू कर दिया और आखिरकार इस कहानी के सारे राज उनकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगे। पापा जी, अब तो बता दें, इतनी रात को दूसरे शहर सफ़र के लिए क्यों जा रहे हैं? आखिर क्या मजबूरी है? हम कल सुबह भी तो जा सकते हैं ना? निहाल ने कार ड्राइव करते हुए पीछे बैठे सज्जाद शाह से पूछा, जो चिंता में गुम मन ही मन कुछ पढ़ रहे थे। उन्होंने जवाब दिया, कल सुबह तक बहुत देर हो चुकी होती। हमें 3 बजने से पहले ही इस जगह पर पहुंचना होगा, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप गाड़ी तेज चलाएं। नेहाल ने परेशानी से कहा, आप पहले पूरी बात तो बताएं पापा जी, मुझे भी तो पता हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम इस कहानी का अंत करने जा रहे हैं जो 30 साल पहले शुरू हुई थी। सज्जाद शाह ने बताना शुरू किया। 30 साल पहले जब मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई थी तो इस शहर की एक अस्पताल से 40 दिन के अंदर अंदर 7 नवजात बच्चे लापता हुए थे। मैंने और मेरी पूरी टीम ने कोशिश की मगर उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। पता नहीं वो बच्चे कहाँ जा रहे थे। आखिर 1 साल के बाद हमारी मेहनत रंग लाई और हम मुजरमों तक पहुँच गए। वो आपस में पति पत्नी थे। पत्नी नर्स की ड्यूटी दिया करती थी और पति इसी अस्पताल में चौकीदार था। दोनों ने अस्पताल से ये गलत काम किया था। बच्चे चोरी होने के पीछे उन्हीं दोनों का हाथ था। वो लोग बेऔलाद थे और किसी काले जादू में विश्वास करते थे। किसी ने उन्हें एक काले टोटके का बताया था जिसमें 7 नवजात बच्चों को एक शैतानी ताकत के हवाले कर देना था और ऐसा करने से उस नर्स की गोद भर गई थी। जब मैंने उन्हें गिरफ्तार किया तो उनका एक बेटा पैदा हो चुका था। उन दोनों को फांसी की सजा हो गई और उनकी इच्छा पर उनके बच्चे को उनकी एक जानने वाली औरत के हवाले कर दिया गया।
जो औरत बच्चा ले गई थी, ये वही औरत है जो अभी हमें सोनिया की माँ ने बताया कि ये हमारी बेटी सोनिया की सास है, और अब वही बच्चा सोनिया का पति बन चुका है। अब ये कोई नया शैतानी खेल खेल रहे हैं। सोनिया के पापा ने बताया कि सोनिया की शादी किए हुए पूरे 40 दिन हो चुके हैं। अगर मेरी जानकारी ठीक है तो आज रात ही 3 बजे के बाद अमल पूरा हो जाएगा। उस बच्ची सोनिया की जान खतरे में है, हमें जल्दी पहुंचना है। निहाल गौर से ये सब सुनने के बाद पूरे ध्यान से ड्राइविंग करने लगा और सज्जाद शाह पूरे रास्ते कुछ ना कुछ पढ़ते रहे। तशनिका और साहिल आज बहुत खुश थे। अमल शुरू होने से पहले दोनों बेसुध पड़ी सोनिया के पास बढ़े और तशनिका ने उसे सहारा देकर बिठाया और साहिल उसके गाल पर कट लगाने लगा। आज उसने सोनिया को बेहोश करना भी जरूरी नहीं समझा था। अब उसे हकीकत छुपाने का कोई फायदा नहीं था, न ही अब सोनिया में इतनी ताकत बची थी कि वो उनसे कुछ कह सकती। साहिल सोनिया के खून से अपना कांच का गिलास भर रहा था। सोनिया की आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। बहुत मुश्किल से उसके लब फड़फड़ाए थे। साहिल, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरे ऊपर इतना जुल्म क्यों किया? जिस पर साहिल एक भयानक हंसी हंसा था। सोनिया, अब तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी। वो 6 लड़कियां जो तुम्हें दिखाई देती थीं, वो तुम्हारी बहुत ही बड़ी हमदर्द थीं। अब तुम भी अपनी उन्हीं हमदर्द सहेलियों के पास पहुंच जाओगी। बस आज की बात है। ये कहकर साहिल ने सोनिया को धक्का दे दिया। वो पीछे बेड पर जाकर लुढ़क गई। सोनिया में कुछ हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो साहिल से कुछ कह सकती। बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। खून से भरा गिलास लेकर साहिल बाहर आंगन में आ गया, जहां बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे। उन लोगों को देखकर साहिल हैरान हो गया। साहिल को हैरान देखकर तशनिका ने कहा, ये सब हमारे ही साथी हैं। बेटा, तेरी खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं। साहिल ने सबको गौर से देखा। गहरी पीली आंखें और सुर्ख होंठों वाले ये लोग वही थे जो उसकी 7 शादियों में बाराती बने थे। उसने एक गोला बनाकर खोपड़ी उसके अंदर रखी और उसके ऊपर गिलास रख दिया। अचानक तेज हवा के झोंके आए और खोपड़ी एकदम से जल उठी। सब खुशी से नारे लगाने लगे, शैतान देवता हाजिर हो गए, शैतान देवता हाजिर हो गए। खोपड़ी से एक खौफनाक आवाज आई, मेरे प्यारे बेटे सुन, तूने अपनी माँ की तरह सच्ची लगन से मेरी पूजा की है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। आज मैं तुझे इतनी ताकतें प्रदान कर दूंगा कि आने वाले समय में जब भी मेरा जिक्र किया जाएगा, साथ ही साथ तेरा भी जिक्र जरूर होगा। तू रोज मुझे पुकारता है, दूर से पूछता है। आज अपना अमल शुरू कर मेरे लाडले। आज मैं खुद तेरे सामने बैठकर तेरा ये काम देखूंगा। वहां मौजूद सब शैतानी लोग साहिल को बधाई देने लगे। वो खुशी के मारे जज्बाती होकर तशनिका के गले लग गया और उसके हाथ चूमने के बाद देवता के सामने बैठकर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अभी शुरू हुई किए थे कि उन शैतानी लोगों में खलबली मच गई। सज्जाद शाह और निहाल वहां पहुंच चुके थे। तशनिका हैरानी से सज्जाद शाह को देखने लगी और सोचने लगी, ये यहाँ कैसे पहुँच गया। साहिल सज्जाद शाह को देखकर गुस्से से तिलमिला उठा और खड़े होकर चिल्लाया, तू आ गया सज्जाद शाह, आखिर तेरी मौत तुझे यहाँ खुद खींच लाई है। आज 30 साल के बाद मैं तुझसे अपने माँ बाप की मौत का बदला लूंगा। तशनिका ने चीख कर कहा, साहिल तू पहले अपना अमल पूरा कर, समय बहुत कम रह गया है, तब तक हम लोग इसे संभालते हैं। साहिल बैठकर तेज तेज मंत्र पढ़ने लगा। वहां मौजूद शैतान के चेले चारों तरफ से उन लोगों की तरफ बढ़ने लगे। सज्जाद ने अपने आसपास अपनी ताकत से एक घेरा बना रखा था, जिसकी वजह से सबको हाथ लगाने से ही करंट लग रहा था और वो पीछे जा जाकर गिर रहे थे। निहाल ये सब देखकर वहीं का वहीं खड़ा रह गया और फिर बेहोश होकर एक तरफ को लुढ़क गया। पहले कभी उसका सामना इस तरह की सिचुएशन से नहीं हुआ था। सज्जाद जी ने उसे संभालते हुए चारों कुल पड़कर साहिल की तरफ मुंह फेर के फूंक मार दी। उनकी जरा सी फूंक एक तेज हवा के झोंके की सूरत में साहिल की तरफ बढ़ी और खोपड़ी के ऊपर रखा गिलास नीचे गिर गया। सारा खून मिट्टी में गिर गया। तशनिका गुस्से से चिल्ला उठी, पागल आदमी, ये क्या कर दिया तूने? हमारी सालों की मेहनत मिट्टी में मिला दी। वो जोर जोर से चीखने लगी। साहिल कुछ पल तो बुत बना बैठा रहा। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक ही सेकंड में उसकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। सज्जाद, तूने अच्छा नहीं किया। वो आंखों से शोले बरसाता चीखते हुए घायल शेर की तरह उठा और गुस्से से अपना पैर जोर से जमीन पर मारा। गलती से उसका पैर शैतान की खोपड़ी पर पड़ गया और वो चकनाचूर हो गई। उसके टूटते ही हर तरफ एक भूकंप सा आ गया। तशनिका दोनों हाथों से अपना सर पीटने लगी। ये तूने क्या कर दिया साहिल? शैतान देवता की तौहीन कर दी। शैतान भी गुस्से से चिंगाड़ती आवाज हवा में गूंजने लगी, गुस्ताख लड़के, अभी मैंने तुझे ताकत भी नहीं दी और तू इतना बागी हो गया। तूने मेरी तौहीन की है, ये तुझे बहुत महंगी पड़ेगी।
उसने अपने चेलों को हुक्म दिया कि अभी के अभी इसे मार डालो। पल भर में मंजर बदल चुका था। जो लोग थोड़ी देर पहले साहिल की खुशकिस्मती पर गर्व कर रहे थे, उसे बधाइयां दे रहे थे और अब अपने देवता के हुक्म को मानते हुए उसे पीटने लगे। साहिल दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, मगर सब बेकार रहा। उसने तशनिका से कहा, ऐ रानी, मुझे बचा ले, शैतान देवता को बता दे मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तशनिका ने गुस्से से देखते हुए उसके मुंह पर लात मारकर कहा, लानत है तुझ पर। मैंने तुझे पाला पोसा ताकि तुझसे कुछ फायदा हासिल कर सकूं, मगर तूने देवता को ही नाराज कर दिया। अभी अगर तेरी तरफदारी की तो देवता मुझे भी अपनी शैतानी दुनिया से बेदखल कर देगा। तेरा तो मर जाना ही ठीक है। मनहूस कहीं के, जीती हुई बाजी हार गया। साहिल को इसके रूप पर हैरान होने का भी मौका नहीं मिला। उसके नाक और मुंह से खून के फव्वारे फूटने लगे। सज्जाद शाह साहिल को अपनी मौत आप मरते देखकर निहाल को होश में लाने के बाद सोनिया को तलाश करने लगे, जो उन्हें कमरे में बेसुध पड़ी मिली। सज्जाद ने उसकी नब्ज चेक की तो एकदम से हड़बड़ा गए। सोनिया की नब्ज बहुत धीरे धीरे चल रही थी। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। वो जल्दी से सोनिया को हाथों में उठाकर बाहर की तरफ भागे। बाहर आकर उन्होंने देखा कि मरते मरते साहिल ने तशनिका को भी अपने साथ खींच लिया था और उसे अपने साथ ले गया था। साहिल के साथ साथ तशनिका भी अब इस दुनिया से जा चुकी थी। सज्जाद शाह ने निहाल की तरफ देखा और कहा, देखा बेटा आपने, इसका हश्र देखा। जिसको खुश करने के लिए इसने ना जाने कितने मासूमों की जान ले ली और पता नहीं कितने शैतानी अमल किए, और इस देवता ने इसकी एक गलती की इतनी भयानक सजा दी है। और दूसरी तरफ हमारा खुदा है, हम चाहे कितनी भी गलतियां कर दें, हमारा खुदा हमसे कहता है कि तुम मुझसे माफ़ी मांग ले, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। लेकिन शैतान ने देख अपने चेले को एक गलती की भी माफ़ी नहीं दी, और हमारा खुदा हमें हमारी अनगिनत गलतियों की भी माफ़ी दे देता है। सज्जाद शाह सोनिया को लेकर जल्दी से अस्पताल भागे थे। जल्दी जल्दी उसे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया। डॉक्टर पूरी जी जान से सोनिया को बचाने में लग गए थे। उसके शरीर में खून बहुत ही कम रह गया था। सोनिया के लिए खून का इंतजाम किया गया। 24 घंटे के बाद सोनिया की हालत थोड़ी सुधर गई थी। जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने अपने माँ पापा को देखा। उनसे लिपटकर वो चीखें मार मार कर रो रही थी। सब कुछ उसको समझ आ गया था कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था। साहिल के रूप में एक शैतान उसके पल्ले पड़ गया था। सोनिया के माँ बाप ने उसे सब कुछ बताया कि किस तरह उसकी जान बची है। सज्जाद ने तहखाना खुलवाया। साहिल के तहखाने में उन 6 लड़कियों की हड्डियां बरामद हुईं, जिस लड़कियों के साथ शादी करके साहिल ने अपना अमल पूरा किया था, जो कि पूरा नहीं हो पाया था। उन सारी हड्डियों को कब्रिस्तान में दफना दिया गया और फिर उन लड़कियों की भटकती हुई आत्माएं एकदम शांत हो गई थीं। वो घर जहां साहिल अपना शैतानी अमल किया करता था, सबको पता था कि इसमें आत्माओं का डेरा है। वहां आसपास कोई भी नहीं जाता था। सज्जाद ने उस पूरी हवेली को तुड़वाकर वहां पर एक हॉस्पिटल बनवा दिया। अब वो जगह एकदम पाक और पवित्र हो चुकी थी। कुछ समय के बाद जब सोनिया की हालत सुधरी तो सोनिया के माँ बाप ने सोनिया से छोटी बहन, जिसका नाम मरियम था, उसकी शादी निहाल से तय कर दी और धूमधाम से निहाल और मरियम की शादी हो गई। कुछ ही समय बाद सोनिया की शादी निहाल के दोस्त कबीर से तय हो गई। सोनिया ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला था। उसने बहुत बड़ा धोखा उठाया था, लेकिन कबीर की मोहब्बत ने उसके सारे दुख मिटा दिए थे। वो अपने खुदा का जितना भी शुक्र अदा करती वो कम था। अब वो अपनी ज़िंदगी में कबीर के साथ खुशी खुशी रह रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।